गाइस, ट्वेल्थ क्लास की सपोर्ट मटेरियल कर रहे हैं। आज चैप्टर 12 है उपनिवेशिक शहर। इसमें नगरीकरण, नगर योजना और स्थापत्य, इन तीनों के बारे में पढ़ना है। और किसके काल में? उपनिवेशिक काल में, जब इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी का उपनिवेशवाद था। ठीक है, तो हुआ क्या, उपनिवेशिक काल में तीन प्रमुख बड़े शहर विकसित हुए। यानी तीन ऐसे शहर थे जो उपनिवेशिक काल में बहुत तरक्की पे थे या बड़े थे। ठीक है गाइस, तो पहला मद्रास, कोलकाता और मुंबई। ठीक है, ये तीन थे। ये तीनों शहर मूलतः मत्स्य ग्रहण और बुनाई के गांव थे। यानी यही पहले क्या, ये थे गांव थे। यानी गांव में क्या होता था, बुनाई होती थी कपड़ों की, और मत्स्य ग्रहण यानी मछली पालन। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के कारण महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। बाद में शासन के केंद्र बने, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा गया है। यानी शासन का केंद्र को क्या कहते हैं? प्रेसिडेंसी, जहाँ से शासन होता है। यानी जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है कहाँ से संभाला जाता है? प्रेसिडेंसी से संभाला जाता है। और गाइस, अब देखो कि मद्रास, कोलकाता, मुंबई, ये एक कहाँ पर लोकेटेड है? ये समुद्र के किनारे लोकेटेड है। तो इसीलिए क्या होता था यहाँ पे? मत्स्य पालन, यहाँ पे मछली पकड़ी जाती थी, क्योंकि समुद्र के पास है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे मछलियाँ होगी। तो मछली को पालना, मछली को बेचना, उससे रोजी रोटी कमाना यहाँ का कार्य था। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट है, शहरों का महत्व इस बात पर निर्भर करता था कि प्रशासन और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र कहाँ है, क्योंकि वही रोजगार और व्यापार तंत्र मौजूद होता था। देखो गाइस, जो शहर है वो किस पर निर्भर है? प्रशासन पर और आर्थिक गतिविधियाँ, यानी वहाँ पे व्यापार कैसा हो रहा है और वहाँ पे प्रशासन कैसा हो रहा है। तो वही क्या बनता है? रोजगार और व्यापार तंत्र बनता है। लोगों को रोजगार मिलता है और व्यापार तंत्र मिलता है। यहाँ पर लोग क्या कर सकते हैं? व्यापार भी कर सकते हैं। जहाँ पर प्रशासन और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र कहाँ है, उसे जानना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है कस्बा। विशिष्ट प्रकार की आर्थिक सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। यानी कस्बा क्या कहेंगे? जहाँ पर आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधि का केंद्र होता है। यहाँ पर शिल्पकार, व्यापारी और प्रशासक तथा शासक रहते थे। एक प्रकार से शाही शहर और ग्रामीण ग्रामीण अंचल के बीच का स्थान था। यानी शाही शहर और ग्रामीण अंचलों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? कस्बा। नेक्स्ट, मुगल द्वारा बनाए गए शहर प्रसिद्ध थे। क्यों प्रसिद्ध थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। जनसंख्या का केंद्रीकरण था पहला, अपने विशाल भवनों तथा शाही शोभा और समृद्धि के लिए। तो मुगल काल में, सो गाइस, मुगल काल में जैसे आपको पता है कि चांदी की भरमार थी, लोगों के पास पैसा भी बहुत था। ठीक है, अमीर लोग की कमी भी नहीं थी। तो इसीलिए क्या करते थे? तो विशाल भवने, बड़े बड़े भवने बनवाते थे। इसके अलावा शाही शोभा और समृद्धि के लिए जाने जाते थे, जिसमें आगरा, दिल्ली, लाहौर प्रमुख थे, जो शाही प्रशासन के केंद्र थे। यानी शाही प्रशासन के केंद्र कौन कौन से हैं? आगरा, दिल्ली और लाहौर। नेक्स्ट है गाइस हमारा, शाही नगर किले बंद होते थे। क्यों किले बंद होते थे? क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से शाही नगर, क्योंकि उसमें अमीर लोग रहते थे, तो इसीलिए उनकी सुरक्षा के लिए क्या करते थे? किले बंद कर देते थे। उद्यान, मस्जिद, मंदिर, मकबरे, कस्बा, सराय, बाजार, महाविद्यालय सभी किले के अंदर होते थे, तथा विभिन्न दरवाजों से आने जाने पर नियंत्रण रखा जाता था। तो गाइस क्या होता था? इन सब चीज़ों को भी क्या करते थे? किले बंद करते थे। यानी किले के अंदर होता था ये। मंदिर, मकबरे, महाविद्यालय, यानी धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें और शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें कहाँ पे? किले बंद होती थी। ठीक है, और यहाँ पे आने जाने के दरवाजे पर भी नियंत्रण होता था। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट है, उत्तरी भारत के मध्यकालीन शहरों में कोतवाल नामक राजकीय अधिकारी नगर के आंतरिक मामलों पर नज़र रखता था और कानून बनाए रखता था। यानी कानून बनाए रखने वाला, यानी कानून को देखने वाला कि कानून सही चल रहा है नहीं चल रहा, सब कानून का पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे। और आंतरिक मामलों पर नज़र रखने वाला कौन था? कोतवाल। जैसे कोतवाल आप गाँव के शहरों में भी देख सकते हो। कोतवाल पुलिस के जो सबसे ऊपर, जो पुलिस का जो हेड होता है ना गाइस, मतलब जो पुलिस ऑफिस होता है उस पर लिखा होता है कोतवाल। आप देख सकते हो गाँव गाँव एरिया में, या जो देहाती एरिया होता है वहाँ पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट, 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगल सत्ता कमज़ोर हो गई। क्या सत्ता, कौन सी सत्ता कमज़ोर हो गई? मुगल सत्ता। कब? 18वीं शताब्दी में। क्षेत्रीय शासक मजबूत हुए। यानी जैसी ही मुगल सत्ता कमज़ोर होगी, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो अपनी पावर बढ़ाएगा। तो क्या करें? क्षेत्रीय शासक मजबूत हुए। ठीक है, दिल्ली, आगरा, लाहौर का स्थान लखनऊ, हैदराबाद, नागपुर, तंजौर आदि शहरों ने ले लिया। ठीक है, तो क्या हुआ? दिल्ली, आगरा, लाहौर का स्थान अब कौन ले रहा है? लखनऊ, हैदराबाद, नागपुर, तंजौर। यानी नए नए अब सिटी, नए नए शहर हमें नाम देखने को आ रहे हैं। इससे पहले जो शहर थे, अब उनका अस्तित्व धीरे धीरे कम होते जा रहा है, और नए नए जो शहर है उनका अस्तित्व बढ़ते जा रहा है। अंग्रेज़ों के ज़माने, यानी उपनिवेशिक
के शहर बेहिसाब आंकड़े और जानकारी के संग्रह पर आधारित था, जिसमें मानचित्र और जनगणना के प्रमुख स्रोत थे। तो गाइस अंग्रेज ना बहुत तेज़ थे, वो ना हर चीज़ की जानकारी रखते थे, मानचित्र के रूप में या जनगणना के रूप में। जनगणना के रूप में रखते थे तो उस एरिया का पूरा जनगणना पता चल जाती थी, कितने मेल है कितने फीमेल है, इसके अलावा ज़मीन किस पे कितनी है। मानचित्र से वो पता लगा सकते थे कि हमारी नई योजना कैसी होनी चाहिए। तो ये क्या था अंग्रेज़ों का, अंग्रेज़ों के समय बेहिसाब आंकड़े और जानकारी का संग्रह करते थे। कौन? अंग्रेज। प्रारंभिक वर्षों से ही उपनिवेशिक सरकार ने मानचित्र तैयार करने पर खास ध्यान दिया, क्योंकि सरकार का मानना था कि अब हम पढ़ेंगे कि मानचित्र इतना इंपॉर्टेंट क्यों था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। पहला, किसी जगह की बनावट और भूदृश्य को समझने के लिए, यानी किसी जगह की बनावट को और उसके भूदृश्य को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए एक मानचित्र की ज़रूरत पड़ती थी। तो इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी मानचित्र बनवाती थी। नेक्स्ट, इलाकों को बेहतर ढंग से नियंत्रण करने के लिए, शहरों के विकास की योजना बनाने के लिए, व्यवसाय बढ़ाने और संभावना की तलाश के लिए नक्शे जरूरी थे। ठीक है, इन सब कारणों के लिए नक्शे जरूरी थे। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास 1872 में हुआ। इसके बाद 1881 में इसका दशकीय यानी प्रत्येक 10 वर्ष में होने वाली जनगणना एक नियमित व्यवस्था बनी। तो सो गाइस 1872 में सबसे पहली जनगणना हुई और दूसरी 1881 में हुई। मतलब 1881 में, जो 1872 में हुई थी गाइस, 1872 में पहली वाली जनगणना वो फेल रही बहुत सारे कारणों से। ठीक है, मतलब जो 1881 में हुई वो पास हुई। क्यों हुई? क्योंकि इसमें अच्छे से नियंत्रण कर रखा था। इसके अलावा इसमें एक नई योजना बनाई थी कि प्रत्येक 10 साल में ये जनगणना जरूरी होगी, और अभी भी ये चलते आ रही है कि प्रत्येक 10 साल में जनगणना होनी चाहिए। जनगणना का एक नियमित व्यवस्थित व्यवस्था बनाई गई, जिससे शहरों में जलपूर्ति, निकासी, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य व्यवस्था और जनसंख्या के फैलाव पर नियंत्रण किया जा सकता है, तथा वार्षिक नगर पालिका पर वसूला जा सकता है। यानी क्या कर सकते हैं, अगर हम जनगणना करेंगे तो हमें बहुत सारे आंकड़े पता चलेंगे कि कितनी जनसंख्या है, मेल कौन है, फीमेल कितने हैं, बच्चे कितने हैं। ठीक है, तो इन सब से क्या सरकार को किस चीज़ की, यानी उस समय की सरकार को, ईस्ट इंडिया कंपनी को किस चीज़ की पता चलेगा? ज़रूरतों का, लोगों की ज़रूरतों का, यानी जलपूर्ति का, निकास का, सड़क निर्माण का, स्वास्थ्य व्यवस्था का, जनसंख्या का, इन सब का पता चलेगा ईस्ट इंडिया कंपनी को। नेक्स्ट, भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई। ठीक है, जमाल, वॉल्टियर और बरेली जैसे रेलवे नगर भी अस्तित्व में आए। तो ये सब नगर भी अस्तित्व में आ रहे रेलवे नगर के रूप में। किसके रूप में? रेलवे नगर। ठीक है, इन सब के रूप में नज़र आ रहे हैं, जमालपुर, वॉल्टियर और बरेली। ठीक है, और रेलवे की शुरुआत कब हुई? 1853 में, मुंबई से ठाणे। नेक्स्ट है, यूरोपीय कंपनी के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण सुरक्षा के उद्देश्य से अंग्रेजों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कोलकाता में फोर्ट विलियम और मद्रास में फोर्ट बनाए। यानी अंग्रेज को क्या चाहिए था? सुरक्षा चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे आए दिन जो दंगे होते थे या विद्रोह होता रहता था। तो इस चीज़ कंपनी ने अपनी सुरक्षा के लिए क्या बनाया? मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, कोलकाता में फोर्ट विलियम और बम्बई में फोर्ट। ठीक है, फोर्ट का मतलब क्या होता है? किला। नेक्स्ट है, उपनिवेशिक शहर में यूरोपीय और भारतीयों के लिए शुरू में से ही अलग अलग बस्तियां बनाई गई। उस समय के लेखन में वह वाइट टाउन और ब्लैक टाउन कहा गया। तो क्या क्या यूरोपीय और भारतीयों के लिए शुरू से ही अलग अलग बस्तियां, एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन हम देख सकते हैं गाइस। ब्लैक टाउन और वाइट टाउन के रूप में जाना जाता है, यानी गोरा शहर और काला शहर के नाम से जाना जाता है। तो गोरे शहर में ज़्यादा फैसिलिटी थी, वो जो ज़्यादा सुविधा थी, और वो जो ब्लैक शहर है वहाँ पर कम फैसिलिटी थी। तो गाइस नेक्स्ट हमारा, उपनिवेशिक काल में कानपुर जमशेदपुर ही सही मायने में औद्योगिक शहर थे, क्योंकि ये उत्पादन केंद्र थे। यानी उपनिवेशिक काल में जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो उस समय उत्पादन का केंद्र को क्या था? जमशेदपुर और कानपुर। ठीक है गाइस। नेक्स्ट, नए शहरों में सामाजिक जीवन में बदलाव आए। कैसे आए? क्लर्क, वकील, शिक्षक, अकाउंटेंट के रूप में मध्यम वर्ग का उदय हुआ। यानी मिडिल क्लास, अब तक मिडिल क्लास थी नहीं, और जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जैसे ही उन्होंने अपना सत्ता बढ़ाने की कोशिश की, अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश की, तो मध्य वर्ग यानी मिडिल क्लास का भी उदय हो रहा है। ठीक है, लोअर क्लास, मिडिल क्लास और हाई क्लास। हम पहले क्या सुनते थे? हाई क्लास और लो क्लास, यानी गरीब अमीर। अब क्या है? मध्यम वर्ग भी आ रहा है, मिडिल क्लास भी आ रहा है। तो स्त्रियां नई भूमिका में, शिक्षक और नौकरानी तथा कामगारों के एक नए वर्ग ने जन्म लिया। यानी अब महिलाएं भी घर से बाहर जाकर काम कर रही है शिक्षक के रूप में, और नौकरानी या कामगारों के नए वर्ग का भी जन्म हो रहा है। यानी अलग अलग कामों की शुरुआत हो रही है यहाँ से। उपनिवेशिक काल में भवन निर्माण के 3 शैली प्रचलन में आई। ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। पहली नवशास्त्रीय
शैली जिसमें बड़े बड़े स्तंभ के पीछे रेखागणित संरचना पाई जाती है। तो पहला इसका क्या उन्होंने क्वालिटी बताई कि रेखागणित संरचना पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, नवशास्त्रीय शैली। जैसे मुंबई का टाउन हॉल और एलिफिस्टन सर्कल, ये हमारा उदाहरण हो जाएगा। दूसरी शैली है नव गोथिक शैली। क्या नाम है गाइस, नव गोथिक शैली, जिसमें क्या होता है, ऊंची उठी हुई छतें होती है और नोकदार मेहराबे, बारीक साज सज्जा देखने को मिलती है, जैसे सचिवालय, मुंबई का विश्वविद्यालय और बम्बई उच्च न्यायालय। तीसरी शैली हमारे पास है इंडो सार्सोनिक शैली, जिसमें क्या होता है, भारतीय और यूरोपीय शैली का मिश्रण। इसमें मिक्सर है एक तरीके से, दोनों विचारधारा एक दूसरे से मिली हुई है इसमें। इसमें क्या होता है, प्रमुख उदाहरण है गेट ऑफ इंडिया, मुंबई का ताजमहल। ठीक है गाइस। तो गाइस हमने 3 शैलियों की बात कर ली, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। भारत में हिल स्टेशन की स्थापना और बसावट के संबंध सबसे पहले ब्रिटिश सेना की ज़रूरतों से था। हिल स्टेशन फौजियों को ठहरने, सरहद की चौकी करने और दुश्मनों के खिलाफ हमला बोलने के लिए प्रमुख स्थान था। तो गाइस हिल स्टेशन पर क्या होती है, बर्फ़ होती है। बर्फ़ क्या होती है, एक तरीके से रिलैक्स कर देती है। तो ये किस लिए बनाया गया था, ब्रिटिश सेना, जो ब्रिटिश सेना थी वो हार्ड वर्क करती थी, तो ब्रिटिश जो ऑफिसर्स थे उन्होंने क्या बनाया, हिल स्टेशन की स्थापना करवाई। इससे क्या होता था, वहाँ पे हिल स्टेशन पे जाते थे वो, कुछ दिनों के लिए वो रिलैक्स करते थे वहाँ पर जाके, यानी रिफ़्रेश का काम करता था वो। ठीक है। इसके अलावा क्या होता, वहाँ पर सरहद की चौकियाँ चौकस करने के लिए, दुश्मनों के खिलाफ हमला बोलने के लिए भी इस जो हिल स्टेशन है इसका प्रयोग करते थे। ठीक है इस हिल स्टेशन को सैनिटरियम के रूप में भी विकसित किया गया, जहाँ सिपाहियों को विश्राम करने और इलाज करने के लिए भेजा जाता था। और कोई सिपाही घायल हो गया है या किसी को कोई बीमारी हो गई है या किसी को कोई रेस्ट लेना है, तो वो कहा जाता था, हिल स्टेशन जाता था। इसे सैनिटरियम के नाम से भी जाना जाता था। दक्षिण भारत में नगर जैसे मदुरई और कांचीपुरम के प्रमुख केंद्र मंदिर होते थे। ये नगर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी थे। ठीक है गाइस। तो दक्षिण भारत में नगर कौन से थे, मदुरई और कांचीपुरम, ये प्रमुख मंदिर भी थे और ये कहते हैं नगर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। यहाँ पे व्यापार भी होता था। नेक्स्ट, कुछ स्थानीय विशिष्ट लोग तथा उत्तर भारत के मुगल साम्राज्य से समृद्ध अधिकारियों ने इस अवसर का उपयोग कस्बे और गंज जैसी नई बस्तियाँ बसाने में किया। तो कुछ स्थानीय विशिष्ट और उत्तर भारत के मुगल साम्राज्य में समृद्ध अधिकारियों ने इस अवसर का प्रयोग कस्बे और गंज जैसी नई शहरी बस्तियों को बसाने में किया। यानी ये बस्तियाँ जैसे होते हैं मगर उससे आकार में थोड़ा छोटा होता है, कस्बे और गंज। सो गाइस जो गंज है ये क्या होता है, एक तरीके से ना बाज़ार होता है, स्थानीय बाज़ार, जहाँ पर लोग जो कृषि उगाते हैं, कृषि से उत्पन्न जो उत्पाद होता है उसको बेचते हैं, या हाथ से बने हुए कपड़े होते हैं, या छोटी मोटी चीज़ें वहाँ पर बेचते हैं। यानी गंज क्या है, एक छोटा मार्केट है। सो गाइस हमारा नेक्स्ट है, यूरोपीय व्यापारी कंपनियों ने पहले मुगल काल में ही विभिन्न स्थानों पर आधार स्थापित कर लिए थे। पुर्तगालियों ने 1510 में पणजी में, यानी इसमें बताना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके अलावा भी अन्य कंपनी थी जो रेस में लगी हुई थी प्रतिस्पर्धा में, व्यापार में ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए। तो कैसे कौन कौन सी कंपनी थी और उन्होंने क्या कहाँ थे वो, यानी उनका लोकेशन कहाँ थी। पुर्तगाल जो 1510 में आए पणजी में, डचो जो 1605 आए मछलीपट्टनम, और अंग्रेज मद्रास में 1639, फ्रांसीसी 1673 में पंडुचेरी, आज का पंडुचेरी में व्यापक गतिविधि के विस्तार के साथ ही इन व्यापारिक केंद्रों के आसपास नगर विकसित हुए। यानी क्या थे, ये व्यापारिक केंद्र थे। ठीक है, जो पणजी हो गया, मछलीपट्टनम हो गया, पांडुचेरी हो गया, तो ये सब क्या थे, व्यापारिक केंद्र भी थे। ठीक है इस नेक्स्ट है कस्बा नगर। कस्बा ग्रामीण अंचल में एक छोटा नगर को कहा जाता है जो सामान्यतः स्थानीय विशिष्ट व्यक्ति का शहर होता है। यानी कस्बा मतलब क्या होता है, एक छोटा शहर, शहर नहीं यानी एक नगर नहीं, नगर से छोटा। ठीक है इस नगर से छोटा। नेक्स्ट है गंज। गंज एक छोटा स्थानीय बाजार कहा जाता है। कस्बा और गंज दोनों कपड़े, फलों, सब्जी, यानी गाइस जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी के जितने उत्पाद होते हैं ना, तो यहाँ पर मिलते हैं। विशेष परिवार तथा सेना की सामग्री उपलब्ध कराते थे। सो गाइस यहाँ पर क्या होता था, विशिष्ट परिवार और सेना के लिए सामग्री उपलब्ध कराते थे, कहाँ पे, गंज और कस्बे में। ठीक है, आई होप गाइस आपको समझ आया हो।